इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि लाइट जो है एक वेव है। इसका पहले हम लोग पढ़े थे कि लाइट एक वेव है। ओके, तो वेव अगर है तो इन दैट केस क्या होगा, उस हिसाब से हम कुछ फेनोमेनन लाइट का हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं मतलब क्या, जैसे लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें हम लोग लाइट का जो है वेव का हिसाब से बोल के हम उसको एक्सप्लेन कर पाए। फिर पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब चीज क्या हो गया, हम लोग एक्सप्लेन कर पाए ये सोच के कि लाइट एक वेव है। लेकिन ऐसे सोच लो कि कितना, शायद 1887 में हर्ट्ज कोई एक साइंटिस्ट, वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब जो ऑपरेशन कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब का ऑपरेशन कर रहे थे, उसमें से क्या देखे कि वो डिस्चार्ज ट्यूब में से जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो गया जब उसका ऊपर लाइट गिर रहा है। तो फिर ये कोई नया चीज आ गया, तो उसका बारे में वो पता किया कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है, लाइट गिरने से कैसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहा है। तो उसका बारे में डिस्कशन चला, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या हो गया, लाइट का बिहेवियर वेव का हिसाब से ना होके पार्टिकल का हिसाब से होने लगा। लेकिन बात है कि क्यों पार्टिकल का होने से हो, पार्टिकल का हिसाब से होने लगा। इसको ऐसे ऐसे क्या चीज हो गया कि हम उसको पार्टिकल जैसा माने। जैसे हम सबको पता है कि वेव जो होता है, वो वेव में क्या होता है, एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी का ऊपर। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है तो एनर्जी कम है। तो जैसे वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मान लेते हैं इसमें कोई एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का लाइट गिर रहा है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। उनको लगा कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, तो लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो फिर क्या किए, इंटेंसिटी डबल कर दिए। तो इंटेंसिटी अगर डबल हो गया, ओके, इंटेंसिटी अगर डबल हो गया, इन दैट केस क्या होना चाहिए, एनर्जी भी डबल होना चाहिए। एनर्जी डबल होने से क्या हो जाएगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। लेकिन ऐसे तो हो नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है तो लाइट को वेव का हिसाब से हम नहीं बोल सकते। मतलब वेव का हिसाब से बोलने से ये चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो फिर ये जो है कुछ कुछ ऐसा बात होने लगा कि ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो काफी दिन का वजह से सबसे पहले जैसे हमारा क्या हो गया, लाइट का बारे में जो बता रहा हूं मैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का दो नेचर हो गया। उसके बाद जो है ये जो स्टडी हुआ, उसके बाद हम लोग को समझना पड़ा कि नहीं, लाइट का एक टाइप का बिहेवियर नहीं है, लाइट का दो टाइप का बिहेवियर है। जैसे इन द ईयर जैसे 1675 में, ऐसे में ये समय जो है याद रखना है, न्यूटन जो बोले थे कि लाइट क्या है, कॉर्पस्कस थ्योरी दिए थे वो, ओके, वो थ्योरी को मानते चले। क्योंकि पता नहीं है तो जो बोला है, काफी अच्छा साइंटिस्ट है न्यूटन, ओके ना, तो काफी नामी साइंटिस्ट थे, तो वो बोले कि कॉर्पस्कस है, तो ठीक है, कॉर्पस्कस थ्योरी हो गया। फिर बाद में हाइजेन बोले ना ना ना, ये तो वेव है, लाइट इज ए वेव, लेकिन वो ज्यादा उनका नाम नहीं था, तो उनका नाम से इतना पता नहीं चला। लेकिन उसी चीज को दम मिला तब जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि नहीं, ये तो हो रहा है, ये तो वेव जैसा बिहेव कर रहा है, ओके ना। क्योंकि अगर पार्टिकल जैसा बिहेव करता तो वो मैक्सिमम मिनिमा ये सब चीज कहां से आता, तो नहीं आया। तो इनसे दम मिला, तो इसको इसीलिए उस समय से फिर से इसको वेव का हिसाब से माना गया। पहले तो ये कॉर्पस्कस थ्योरी बोल रहे थे, लेकिन अभी वेव थ्योरी का हिसाब से इसको माना गया। किसको बताओ, लाइट को। ऑलराइट, फिर जैसे हमें बोल रहा था कि 1887 का आसपास में ये जो क्या नाम है उनका, में जैसे ये एक्सपेरिमेंट करते, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट करते, उनको पता चला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, तो उनका हिसाब से वो बोले कि हाँ, ये को क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है लाइट गिरने से। तो उसको वो एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके दिखाए। ये क्या ऑलवेज, ऑलराइट ना, ऑलराइट। अब हमारा क्या हो गया, मतलब लेकिन वो तो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो मतलब करंट फ्लो कर रहा है, वो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वो कैसे फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
कौन, ये जो 1887 में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो उसके बाद हो गया क्या, जे थॉमसन जो है, ओके, जे थॉमसन जो है सेम एक्सपेरिमेंट करके, और उसके बाद लेनार्ड जो है वो 1900 में एक्सप्लेन करिए कि ये होता क्या है कि जब हम लोग प्लेट में डालते हैं, मतलब एक तो नेगेटिव प्लेट में डालते हैं, पॉजिटिव प्लेट से नहीं निकल रहा है, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, ये क्या नाम है उनका, ऑलवेज जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पॉजिटिव प्लेट, सॉरी नेगेटिव प्लेट में डालने से तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव प्लेट में डालने से कोई फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रॉन जो निकालना जो आसान होता था वो कोई से ऐसे कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो उसे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर वही चीज जे थॉमसन जो है 1900 क्या, सॉरी 1898 में वो क्या बोले कि वो एक्सपेरिमेंट से फिर देखे कि करंट फ्लो कर रहा है, उसको लेनार्ड जो है 1900 में एक्सप्लेन किए कि हाँ यहाँ पे से जब लाइट गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, निकल के जाके ये कैथोड से निकल रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट जो है उसमें जाके पहुंच रहा है। एक्सपेरिमेंट तो याद होगा ना सबको, ये वाला तो हमारा सेटअप था। डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं, हल्का सा बता रहा हूं खाली, इसमें तो काफी सारी चीजें, तो हल्का सा हम बता रहे कि यहाँ पे आकर अगर लाइट गिर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास पहुंच रहा है और क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सो दैट वन क्या लेनार्ड एक्सप्लेन किए कि ऐसा होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये जाके यहाँ पे पहुंचता है, तो फिर क्या इसमें करंट फ्लो करता है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल में काफी सारी चीज मतलब एक्सपेरिमेंट में निकला कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इसमें क्या हो रहा है, और लाइट इंटेंसिटी घटाने से क्या हो रहा है, लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है, लाइट का फ्रीक्वेंसी घटाने से क्या हो रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाया। तो अभी तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। तो 1905 में आइंस्टाइन जो है उसको एक्सप्लेन किए कि यहाँ पे ये सारे चीज जो हो रहा है क्यों हो रहा है, और उनके लिए उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। ऑलराइट, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी शुरू होता है ये क्वांटा या फिर फोटॉन्स का कहानी से, क्वांटा या फिर फोटॉन्स का कहानी से। अब बात तो ये हो गया, पता चल गया सबको, अभी तक तो दुनिया में सब पता चल चुका है कि लाइट जब एक किसी मेटल के ऊपर गिरता है, मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। लाइट जब किसी मेटल के ऊपर गिरता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, ओके ना, तो उसको बोलते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको बोलते हैं क्या, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का खाली एक ही तरीका नहीं है, और भी तरीका है। और तरीका क्या है कि अगर हम उसको गर्म करेंगे मेटल को तो भी उसमें से निकलता है, तो उसको थर्मोनिक एमिशन बोलते हैं। ओके, अगर उसमें बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे वो मेटल में, तो हम उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसको हम कोल्ड एमिशन बोलते हैं या फिर फील्ड एमिशन बोलते हैं। ऑलराइट ना, इलेक्ट्रॉन निकालने का काफी सारे तरीका है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं या फिर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। हम लोग इंटरेस्टेड किस में थे, जो लाइट आके गिर रहा है उसमें जो एमिट हो रहा है, तो उसको उसमें हम लोग इंटरेस्टेड थे। ठीक है ना, तो फिर उसको एक्सप्लेन कैसे होगा, कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो आइंस्टाइन है वो अपना एक थ्योरी लगाए। वो बोले कि लाइट जब आता है उसमें छोटा छोटा बंडल्स ऑफ एनर्जी आता है। वो जो बंडल्स ऑफ एनर्जी है उनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन या फिर क्वांटा। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स या फिर क्वांटा। किसमें, लाइट जब आता है तो उसमें बंडल्स ऑफ एनर्जी आता है, उसको बोलते हैं फोटॉन्स या फिर क्वांटा। तो ये जो फोटॉन्स है या फिर क्वांटा है उसका अपना कुछ प्रॉपर्टीज है। वो अलग अलग लाइट जो होता है, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट जो होता है, उसमें वो फोटॉन्स या फिर क्वांटा
उसमें जो एनर्जी आता है वो अलग अलग होता है। कुछ प्रॉपर्टी इनका है। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है इनका? सबसे पहले तो ये माना गया कि जो फोटॉन्स आता है या फिर क्वांटा आता है उसका सारे प्रॉपर्टी जो है लाइट का प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इसका मतलब है कि वो जो है लाइट का स्पीड से आता है। लाइट का स्पीड से आता है कौन? फोटॉन्स। मतलब अगर लाइट आ रहा है, लाइट के साथ बंडल्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, वो बंडल्स ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटोन बोलते हैं और वो फोटोन जो होता है लाइट का स्पीड से ही आता है। अगर वैक्यूम है तो दूसरा मीडियम में अलग स्पीड में आएगा, लेकिन वैक्यूम में हमारा आता है लाइट का स्पीड में। ओके, चलो ये जो फोटॉन्स होता है, ये जो फोटॉन्स होता है इसमें एनर्जी होता है। यही काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं अभी। ये फोटॉन्स में जो है एनर्जी होता है और इनका मोमेंटम होता है। अब बात आ गया कि एनर्जी का बात आ गया, ये तो मोशन में है, एनर्जी है तो इसमें कुछ हाफ एम वी स्क्वायर जैसा होना चाहिए, या फिर मोमेंटम है तो एम वी होना चाहिए। मतलब इसका कुछ मास होना चाहिए और वेलोसिटी होना चाहिए, है ना? मास और वेलोसिटी तो जाकर मोमेंटम बनता है। लेकिन ये जो फोटॉन्स है इसका मास का बारे में कोई एग्जिस्टेंस या प्रूफ नहीं मिला। मतलब ये कुछ एलिमेंट या फिर पार्टिकल जैसा एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते। अगर ये रेस्ट में है तो इसका मास 0 है। अगर ये रेस्ट में है तो इसका मास 0 है, तो इसका रेस्ट मास जो होता है 0 होता है और इसमें कोई एनर्जी नहीं होता है। मतलब वो खाली मोशन में ही उसका एग्जिस्टेंस आता है। किसका? फोटॉन्स का। अब बात आ गया कि अगर फोटॉन्स का एनर्जी है तो एनर्जी क्या होता है? अच्छा, जैसे हमको पता है कि लाइट तो वेव जैसा भी आता है, तो अभी का डेट में हम लोग क्या मान चुके हैं कि लाइट का दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। वेव कैरेक्टर भी इसका है और पार्टिकल कैरेक्टर भी उसका है। तो डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, जो एनर्जी आता है वो एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ दैट लाइट। फोटॉन्स एंड लाइट, फोटॉन्स का जो एनर्जी होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H न्यू। H न्यू, न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम लोग को काफी सारे समय में जो लाइट का बारे में बताएगा वो फ्रीक्वेंसी से ज्यादा क्या बताता है? वेवलेंथ बताता है। तो फिर इस फ्रीक्वेंसी को ना लिख के इसको वेवलेंथ का फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या आता है? hc बाय लैम्ब्डा। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि c इज इक्वल टू एन लैम्ब्डा, c इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू क्या? म्यू। c इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू म्यू। तो म्यू का जगह में हम लोग लिख सकते हैं c लैम्ब्डा। v इज इक्वल टू एन लैम्ब्डा पढ़े थे ना क्लास 11 में, वही वाला चीज है। v हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, n हो गया फ्रीक्वेंसी, ओके, एन लैम्ब्डा वेवलेंथ हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी एनर्जी ऑफ फोटॉन। एक फोटॉन का जो एनर्जी है ये इस फॉर्मूला में आता है। अच्छा, इसमें एक चीज काफी इंपॉर्टेंट फिर से है, क्या यहाँ पे हमको क्या होता है? ये h का वैल्यू क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट हम लोग 6.63 ऐसे कुछ लेते हैं, ओके। उसके बाद हमारा क्या, ये c का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्ब्डा जो है वेवलेंथ है। तो अगर हमारा ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे हर क्वेश्चन में, अगर मान लेते न्यूमेरिकल आया, दिया है वेवलेंथ इतना है, वेवलेंथ इतना है, तो फिर बताओ मेरे को कि ये एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना है। तो निकालना काफी मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी से थोड़ा एक तो शॉर्टकट इसका निकाल के रख देते हैं। क्या शॉर्टकट निकाल के रख देते हैं? ये जो हमारा h का वैल्यू और c का वैल्यू अगर पुट कर देंगे ना, इसका वैल्यू, h का वैल्यू और c का वैल्यू, तो उसके बाद वो जो एनर्जी का वैल्यू h, c और लैम्ब्डा तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे मान लेते हैं, तो एनर्जी जो है वो जूल में निकलेगा, ओके। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लूं तो ये कुछ ऐसा आता है, 1240 ऊपर आएगा नीचे आएगा लैम्ब्डा,
लेकिन लैम्ब्डा क्या हो गया इन नैनोमीटर। लैम्ब्डा नैनोमीटर में रहेगा दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो फॉर्मूला में लिखा ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। कोई कोई बुक में 1242 भी देता है, तो 1240 42 चलता है, लिखने से भी जो चलेगा। ओके, तो E is equal to 1240 बाय लैम्ब्डा नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गया बताओ? एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। सबको पता होगा कि हम लोग जो छोटा छोटा एलिमेंटरी पार्टिकल है उनका एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। फोटॉन इज आल्सो ए वेरी स्मॉल पार्टिकल, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी एक्सप्रेस करेंगे। अब देखो कितना आसान हो गया ये फॉर्मूला से। अगर हमको बोला कि लाइट ऑफ दिस वेवलेंथ इज कमिंग, देन हम निकाल देंगे उसका फोटोन का एनर्जी कितना है, 1240 बाय लैम्ब्डा इन नैनोमीटर। अगर मैं बात करूंगा 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग का, 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वेवलेंथ का लाइट आके गिर रहा है किसका ऊपर, तो 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग इज नथिंग बट 700 नैनोमीटर। तो हम क्या करेंगे, n के जगह में सॉरी लैम्ब्डा के जगह में 700 डाल देंगे, तो 1240 बाय 700, ये कैलकुलेशन आसान हो गया। तो इसका वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है निकाल सकते हैं। सो वी विल नॉट गो टू दैट लंबा फॉर्मूला जो आ जाएगा, H का वैल्यू पुट करो, C का वैल्यू पुट करो, फिर कैलकुलेशन करो, ना हम वो नहीं करने वाले हैं। हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं एनर्जी निकालने के लिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एनर्जी। तो कुछ पॉइंट और है, हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो E इज इक्वल टू H बाय न्यू हो गया हमारा इसका फ्रीक्वेंसी। ओके, E इज इक्वल टू H बाय न्यू या फिर E बाय C, ये हो गया इसका मोमेंटम। इसका जो फोटोन होता है उसका मोमेंटम का फॉर्मूला ये हो गया। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक था, बाय गामा जैसा लिख दिया गया, इट इज म्यू मोमेंटम। और एनर्जी कितना है, H न्यू या फिर E इज इक्वल टू H न्यू बाय C। तो हो गया ये, सॉरी गलत लिख दिया ना, HC बाय लैम्ब्डा, H न्यू हो सकता है या फिर HC बाय लैम्ब्डा। ओके, या फिर हम इसको लिख देंगे क्या, 1240 बाय लैम्ब्डा, जो कि नैनोमीटर में होना चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और H का वैल्यू याद रखना नहीं है, C का वैल्यू तो पता है सबको, लेकिन ये याद रखने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला। तो ये हो गया कुछ उसका क्या नाम है बताओ, और जो फोटोन है उसका प्रॉपर्टीज। पहला तो इसका स्पीड हो गया इतना, स्पीड ऑफ फोटोन इक्वल टू दिस वन, जो कि नियरली 3 × 10⁸ होगा, 3 × 10⁸ ओके मीटर पर सेकेंड। दूसरा हो गया क्या, मास ऑफ द फोटोन इज नॉट डिफाइंड, रेस्ट मास इज 0 हम लोग ले लेते हैं। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके, और ये अफेक्टेड नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बेंड नहीं होता है कुछ। ओके, द कोलिजन ऑफ फोटोन पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इसका मतलब क्या होता है, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर मतलब फोटोन कुछ एनर्जी लॉस किया तो वो एनर्जी वो पार्टिकल के ऊपर चले जाएगा पूरा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोटोन का, कि ये जब भी किसी के साथ कोलाइड करेगा पार्टिकल के साथ, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो पार्टिकल को चले जाएगा। हम लोग पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि फोटोन के बारे में हमको जानना पहले जरूरी है। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया इतना। अच्छा, नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। चलो,
इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफरेंटली अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलने से हमारा यहाँ पे वेवलेंथ भी होता है, वेवलेंथ का ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दीज थिंग्स। पहला तो याद रखने वाला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट भी याद रखने वाला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी याद रखने वाला, चौथा का बारे में बता दिया कि अगर ये कुछ एनर्जी लॉस करेगा तो चले जाएगा उसमें। चौथा एनर्जी ऑफ फोटोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें एनर्जी का वैल्यू हो गया E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। ओके, या फिर लैम्बडा का फॉर्म में लिखेंगे जो कि ज्यादातर लैम्बडा का फॉर्म में लाइट का देता है। ऑलराइट, उसको अगर h और c और लैम्बडा का वैल्यू पुट कर देंगे नैनोमीटर तो ये 1240 बाय लैम्बडा नैनोमीटर, कभी कभी 1242 भी आएगा हम लोग को देख के, मतलब क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन में कभी कभी देता है 600, इसका आधा दे देता है 621, तो हम 1242 ले लेंगे। 620 दिया होगा, 1240 लेके कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जो होता है एटॉमिक फिजिक्स में ना कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इतना। बाकी अभी इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। इंटेंसिटी का ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या चीज डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी का ऊपर? फोटॉन्स का जो एनर्जी है, फोटॉन्स का जो एनर्जी है इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चलो अब मैं समझा रहा हूं कि फोटॉन्स का एनर्जी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर क्यों नहीं डिपेंड करता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि ये बोर्ड में मान लेते हैं कहीं पे लाइट आ रहा है, ये बोर्ड से मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मैं क्या देख रहा हूं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, चलो इसको अभी नहीं पता चलेगा, थोड़ा देर के बाद पता चलेगा। अब ऐसे बताने से कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, थोड़ा देर में पता चलेगा। हम लोग बात करेंगे क्या, इंटेंसिटी से फोटोन का कुछ रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है, थोड़ा बात करते हैं। चलो अच्छा, ओके, एक और पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। ऑलराइट, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल का बारे में बताता हूं। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। ओके, अच्छा सोचो, हम अगर बात कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं क्या बताया कि लाइट अगर किसी सरफेस में गिरता है, मेटल सरफेस में, तो उसमें से एनर्जी, सॉरी क्या नाम है बताओ, इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पूरा चीज बताया नहीं कि लाइट अगर कोई मेटल में गिरेगा, कोई भी लाइट अगर कोई भी मेटल में गिरेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कोई भी लाइट अगर कोई भी मेटल में गिरेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये क्या बात हुआ? तो मैं बता रहा हूं क्या बात है कि लाइट ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ, लाइट ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ या फिर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी आके गिरना चाहिए मेटल में। लाइट ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ या फिर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी आके गिरना चाहिए किसका ऊपर, मेटल में, ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। तो इसमें से हम क्या समझते हैं थोड़ा क्या होगा। मान लेते हैं ये एक मेटल है, ये बोर्ड एक मेटल है, ऑलराइट, या फिर मैं मान लेता हूं ऐसे करके, है ना, ये ठीक है, ये एक मेटल है, ये ऊपर वाला इसका सरफेस जो है देख रहे हैं हम लोग, ये ऊपर वाला टॉप वाला सरफेस जो है, या फिर ये मेटल में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि मेटल में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, वो मेटल के अंदर घूमते रहता है, इधर उधर ऐसे घूमते रहता है। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो विद द आयंस। जिसमें से वो निकला तो आयन हो जाएगा ना, जो एटम से निकला होगा वो एटम तो आयन में कन्वर्ट हो गया होगा। ओके,
तो पॉजिटिव आयंस में का साथ भी कोलिजन करता है, आपस में भी कोलिजन करता है। लेकिन वो लोग जो मेटल का अंदर ही घूमते हैं, मेटल का सरफेस का बाहर नहीं निकल पाते, मेटल का सरफेस का बाहर निकाल नहीं पाते, और उसको हम लोग बाद में जानेंगे क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं उसको, जब हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे। अभी से जान के रखो कि क्योंकि उसको कोई बांध के रखा है तो इसीलिए वो मेटल सरफेस का बाहर नहीं जा पाएगा। तो फिर क्या होगा, कैसे वो बाहर निकालते? मान लेते हैं ये जो मेटल का अंदर हम कुछ एनर्जी डाले, मतलब फोटोन आके गिरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इसे जा रहा था, लाइट आया यहां से इसका ऊपर गिरा, ये जो फोटोन है, ये फोटोन का एनर्जी जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये फोटोन आके ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया तो क्या होगा, बताया गया है कि ये जो कोलिजन है परफेक्ट इलास्टिक है, तो ये अपना एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी कहीं पे जाने वाला नहीं है, सारे का सारे इसके पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अभी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गया, लेकिन ये निकल नहीं पाया। कहां से? मेटल सरफेस से। तो फिर हम क्या किए, एक और लाइट डाले, इसका हो गया क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर भी नहीं निकल पा रहा। ऐसे में बढ़ाते बढ़ाते मान लेते हैं मैं यहां पे डाल दिया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले जो डाला था 5.9 या फिर 5.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं निकल रहा था। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। मींस इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट मेटल। तो मतलब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालने से वो बाहर निकला। अच्छा, अब हम अगर डालेंगे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ निकल जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो भी निकल जाएगा। 10, हाँ तो भी निकलेगा। अब हुआ क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये निकालना शुरू हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से निकलना शुरू हो गया। मतलब दिस इज द मिनिमम एनर्जी। ये जो है ना मिनिमम एनर्जी जो जरूरत पड़ता है हमको इसको मेटल से निकालने के लिए। एंड जो मिनिमम एनर्जी मेरे को जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। समझा? तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit an electron from the metal surface is called work function। ये वर्क फंक्शन क्या है? एक एनर्जी है। वर्क फंक्शन जो मैं बोल रहा हूं that is one type of energy। one type of energy नहीं है, एनर्जी ही है, लेकिन इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि काफी छोटा पार्टिकल है और एलिमेंटरी पार्टिकल का एनर्जी को हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो आई थिंक सबको अभी क्लियर हो गया कि वर्क फंक्शन क्या है। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू टू emit an electron from a metal surface। तो अगर मैं लिखूं वर्क फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, कुछ ऐसा होना चाहिए, द मिनिमम एनर्जी required, minimum energy required to remove या फिर to emit an electron from a metal surface is called work function
वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। जो वर्क फंक्शन है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, एक एनर्जी है। ओके, और इसका जो नोटेशन है ना, इसका नोटेशन हम क्या देते हैं वर्क फंक्शन के लिए, हम लोग देते हैं इसका नोटेशन क्या, या तो W लिखते हैं या फिर फाई लिखते हैं। फाई वर्क फंक्शन के लिए हम लोग W लिखते हैं या फिर फाई लिखते हैं। ओके, चलो अगर मैं बोलता हूं कि दो ठो मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 1, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2 है ना, ये दो ठो में लिखा, ये लिखा मैं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये लिखा मैं 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जस्ट मेरा मन में आया जो फिगर में लिख दिया, जस्ट फॉर एन एग्जाम को थोड़ा समझने के लिए। तो व्हाट यू थिंक कि कौन सा सरफेस से, मेटल से, कौन सा सरफेस से या फिर कौन सा मेटल से हम लोग इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं मतलब वो मेटल से पूरा बाहर आ जाएगा जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। इसका वर्क फंक्शन कम है तो मतलब इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। ओके, तो मैं अगर एक चीज बताऊं, यहां पे पूछूं कि बताओ भाई अब वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल 3.1, इसका बारे में डिस्कशन करते हैं। एक मेटल का वर्क फंक्शन हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं लाइट का एनर्जी का बारे में भी बात करता हूं, ये सॉरी फोटोन का एनर्जी के बारे में। E इज इक्वल टू h न्यू होता है या फिर hc बाय लैम्ब्डा होता है। E इज इक्वल टू h न्यू होता है या hc बाय लैम्ब्डा होता है। हम अगर पहले E इज इक्वल टू h न्यू के बारे में बात करेंगे, अगर मैं E इज इक्वल टू h न्यू के बारे में बात करता हूं तो बताओ E इज इक्वल टू h न्यू हो गया। तो फिर बता मेरे को यहां पे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने के लिए E का जगह में 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, हाँ कि ना? अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन 3. अच्छा छोड़ो, ऐसा नहीं, इसको एक्सप्रेस नहीं करते। ये तो पता चल गया कि हाँ E इज इक्वल टू h न्यू होता है, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको अभी तक ये पता चल जाना चाहिए कि अगर उस मेटल में हम 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का फोटोन डालेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा। सपोज कोई एक वेवलेंथ कोई एक फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू समथिंग सपोज 2 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, ये आएगा नहीं आएगा मेरे को कुछ पता नहीं, आई डोंट नो वेदर इट विल कम और नॉट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं इसे बता रहा हूं कि अगर 2 into 10 to the power 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में अगर एक फोटोन आता है, इसका एनर्जी अगर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या मैं कुछ बता सकता हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी किसी का 1.9 into 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन हर्ट्ज है, इतना फ्रीक्वेंसी अगर किसी फोटोन का है, क्या ये जो एनर्जी वाला फोटोन है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी वाला अगर मैं लाइट को इस मेटल में डालूंगा, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। ये जो हो गया ना 2 into 10 to the power 14, इससे कम तो कुछ डाल नहीं सकता। अगर इससे कम मैं डालता हूं तो एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकलेगा नहीं। अगर एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं निकलेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलेगा? क्योंकि वर्क फंक्शन का डेफिनेशन है कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए।
तो ये फोटोन का पास तो है ही नहीं, क्योंकि फोटोन का पास इतना एनर्जी है ही नहीं, तो फिर वो निकाल नहीं सकता। फोटोन का पास इतना एनर्जी नहीं है तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, निकाल नहीं पाएगा। तो फिर क्या होना चाहिए, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज से ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी जो है उसमें काम करेगा। 2 × 10⁻14 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी जो है उसमें 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है फोटोन का एनर्जी। तो उस फोटोन अगर गिरेगा इलेक्ट्रॉन का ऊपर, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। उसे कम एनर्जी आ जाएगा अगर हम कोई भी लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी इससे कम हो जाता है। तो फिर मेरा कहने का मतलब है क्या हो गया, ये म्यू का मिनिमम वैल्यू है, म्यू का मिनिमम वैल्यू है, जिसके लिए कि ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो शुरू होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में बता दे रहा हूं थोड़ा, देखो कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा उस समय होता है। ऑलराइट, द फेनोमेनन वाज डिस्कवर्ड, अच्छा छोड़ो ये हो गया। द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब सुइटेबल वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी, सॉरी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट एक मेटल सरफेस पे गिरेगा तो जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट ड्यू टू, करंट के बारे में हम बात करेंगे बाद में। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूं कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो शुरू क्या होता है, कब शुरू होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होने के लिए हमको क्या चाहिए कि मिनिमम कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिंस। मतलब क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी में कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। चलो ये बात समझ में आ गया, मतलब हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है, फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होगा। अच्छा बात करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज्यादा होगा तो 2 का बजाय मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 4 × 10⁻14 हो गया। तो अगर न्यू इज इक्वल टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज हो गया तो क्या होने वाला है, ये एनर्जी जो है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब ये एनर्जी हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मेरे को मिल गया, किसी इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा मैं 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या वो निकल सकता है? ऑफ कोर्स निकल नहीं सकता है, क्योंकि 3.1 ही तो उसको चाहिए। अभी अगर 6.2 है तो निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? क्लियर? चलो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी का बात छोड़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ का ऊपर। हो गया, वेवलेंथ का ऊपर बात करते हैं। E is equal to hc by lambda, E is equal to hc by lambda। ओके, तो अब यहां पे क्या होने वाला है, मान लेते हैं लैम्ब्डा का वैल्यू समथिंग, सपोज 400 नैनोमीटर हो गया, जिसमें कि E का वैल्यू हो गया कितना, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें कि E का वैल्यू हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो अगर मैं ऐसा करता हूं, वेवलेंथ लैम्ब्डा का वैल्यू 500 नैनोमीटर लेता हूं, तो हमारा एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होगा, इसमें जो hc बाय 400 में डाला था तो ये मेरे को दे रहा था 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। hc बाय 400 मेरे को 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा था।
अब अगर मैं डालूंगा Hc/500, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी तो 500 हो चुका है नैनोमीटर, तो Hc/500 डालूंगा तो ये मेरे को 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा क्या? अरे यहाँ पे 400 डालने से 3.1 आ रहा है, तो 500 डालने से तो 3.1 से कम ही होगा ना। सो कितना वैल्यू मैं नहीं जानना चाहता, बस इतना जानना चाहता हूं कि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ देख रहे हो, ये वेवलेंथ से अगर हम ज्यादा वेवलेंथ ले लिए तो फिर एनर्जी ऑफ द फोटोन घट जाता है। फोटोन का एनर्जी क्या होता है? घट जाता है। इसका मतलब है कि ये वेवलेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, दिस वन इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया लैम्ब्डा मैक्स। इससे ज्यादा वेवलेंथ में एनर्जी ऑफ द फोटोन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता। आ गया समझ में? या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं होगा। तो लैम्ब्डा का बारे में हम क्या बता रहे? लैम्ब्डा का मैक्सिमम वैल्यू जिसमें कि फोटोइलेक्ट्रिक शुरू होता है, और म्यू का या फिर न्यू का मिनिमम वैल्यू जिसमें कि फोटोइलेक्ट्रिक शुरू होता है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो हम यूज करते हैं न्यू नॉट। ओके, दिस इज व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which photoelectric effect starts। ओके, और ऐसे ही corresponding to this one you will have क्या? लैम्ब्डा 0, maximum wavelength, maximum wavelength at which photoelectric effect begins। ओके, तो फिर photoelectric effect will continue, मतलब कंटिन्यू वर्ड में लिख लिया, मतलब शुरू हो सकता है। क्या कंडीशन है उसके लिए? कि म्यू न्यू 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 बोलने से फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, क्योंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसमें स्टार्ट होगा, बाकी फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज्यादा होना चाहिए। या फिर हम अगर वेवलेंथ का बारे में बात करेंगे, लैम्ब्डा शुड बी लेस देन लैम्ब्डा नॉट, लैम्ब्डा शुड बी लेस देन लैम्ब्डा नॉट। अच्छा, हमको पता है ना कि हमारा जो विजिबल है वो हो गया कितना? 4000 आर्मस्ट्रांग से लेकर 7000 आर्मस्ट्रांग तक, 4000 से आर्मस्ट्रांग से लेकर 7000 आर्मस्ट्रांग तक, ये हमारा विजिबल का है। ठीक है ना, 4000 से लेकर 7000 आर्मस्ट्रांग तक विजिबल हमारा, दिस इज विजिबल वेवलेंथ। विजिबल लाइट इफेक्ट, हाँ विजिबल वेवलेंथ लिख सकते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। ये न्यू का मिनिमम वैल्यू है, ये लैम्ब्डा का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब लैम्ब्डा जो है वो लैम्ब्डा नॉट से कम होना चाहिए और न्यू जो है दूसरा। चलो, अब सबको ये पता चल चुका होगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शुरू होगा। सो दैट इज व्हाट द कंडीशन
कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर फोटो इफेक्ट टू स्टार्ट, बिगिन कब होगा, ये फ्रीक्वेंसी सब में बिगिन होगा, ठीक है। अच्छा, क्या ये फिक्स्ड है हर समय के लिए, क्या ये फिक्स्ड है, नहीं। अगर फिक्स्ड होता तो इसका वैल्यू ही दे दिया जाता। डिपेंड करता है मेटाल से मेटाल, हर मेटाल का वर्क फंक्शन तो सेम नहीं होता है। जितना सारा फंक्शन, जितने सारे मेटाल है, सबका वर्क फंक्शन सेम नहीं है। कोई मेटाल से जल्दी निकलता है, कोई मेटाल से देरी निकलता है। इसका मतलब हर मेटाल का वर्क फंक्शन अलग होगा, हर मेटाल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा, हर मेटाल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग होगा। बट हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, वो याद करने का जरूरत नहीं है। दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, न्यूमेरिकल दिया होगा तो दिया होगा, और बाकी सब केस में भी हमको दिया होगा कि इसका वो क्या वर्क फंक्शन क्या है और क्या है। चलो अब हम लोग बात कर सकते हैं, क्या चीज के ऊपर बात कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे जो मैं एक पॉइंट बता रहा था कि फोटोन का ये वाला चीज, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका ऊपर डिपेंड करता है बोल के हम बात करते हैं। ऐसे तो फॉर्मूला भी बता रहा है, ऐसे तो ये फॉर्मूला भी बता रहा है वो चीज कि ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज तो हमको पता चला सॉरी क्या नाम है इसको, क्यों इसको हम लोग क्यों ऐसे बोले कि भाई जो लाइट है ठीक है, ये हो गया ठीक है। हम उसको बोले क्यों, ऐसा क्यों बोले कि नहीं लाइट जो है वेव है, वेव नहीं है, पार्टिकल जैसा बिहेव करता है फोटोइलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए। सोचो ये एक तो ये है, इसका वर्क फंक्शन है, ये जो मेटल है एक तो ये मेटल का वर्क फंक्शन है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेटल का वर्क फंक्शन है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके अच्छा, इसमें अगर मैं लाइट डालता हूं, लाइट क्या करता हूं डालता हूं, कितना बोलो तो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर मैं लाइट डालता हूं 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो क्या होता है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। ओके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। इन दैट केस हमारा क्या होगा कि यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकला नहीं मैं गलत बता रहा हूं थोड़ा, एक मिनट। ठीक है, इसका वर्क फंक्शन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसका इसका। अगर यहाँ पे मैं लाइट डालता हूं जिसका की है कितना, फोटोन का एनर्जी हमको मिला 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम ऐसा सोचे कि इलेक्ट्रॉन, हम कैलकुलेट तो कर लिए, क्या चीज कैलकुलेट कर लिए, Sc/λ = इतना हो गया, या फिर वो आने से पहले हम डाले नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करके उस लाइट को और बढ़ा दिए। एक लाइट लगा रहे थे, अभी 2 लाइट लगा दिए। 2 लाइट लगाने से क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या बोल रहा है, वेव थ्योरी बोल रहा है कि इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि उसमें एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, तो एनर्जी ज्यादा हो गया, अगर मैं डबल इंटेंसिटी का कर दिया तो 2.9 से ये हो जाना था ये कितना 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट will be sufficient to emit electron from this one, बट ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। इसका मतलब है कि हम लाइट को वेव का हिसाब से मान नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, लाइट को वेव का हिसाब से मान नहीं सकते हैं। तो ये एक तो ड्रॉबैक हो गया, जिसके लिए कि न्यूटन सॉरी क्या नाम है उनका, आइंस्टाइन बोले कि नहीं 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 ये क्या नहीं होता है, एनर्जी मतलब एनर्जी इंटेंसिटी का अगर बढ़ सॉरी क्या नाम है
इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसमें से इमिटर अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि ये वेव जैसा तो बिहेव नहीं कर सकता। वेव का हिसाब से अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इसको, तो फिर इसका डुअल कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर भी है। दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया हमारा, फोटोन का कॉन्सेप्ट लगा के उपकरण। ठीक है, तो उसमें से पता चला कि ये फोटोन है। ऑलराइट ना, ओके। अब यहां तक तो पता चल गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलो जानने का कोशिश करते हैं कि और क्या क्या इसमें हो सकता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया, अब और क्या क्या चीज हम इनको स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल में ये सारे चीज स्टडी हुआ था, डिस्कस हुआ था ये सारी चीज, मतलब क्या क्या चीज वेरी कर रहा है, इसको चेंज करने से वो क्या हो रहा है, उसको चेंज करने से वो क्या हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद हम लोग क्या, न्यूटन जो है उसमें से एक ठो, सॉरी क्या न्यूटन बार-बार नाम, आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन में उसमें से क्या एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दे दिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, हम दो एनर्जी ऑफ फोटोन दे रहे हैं, तो उनका यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उनका हिसाब से क्या हुआ सुनो। क्या बोले, यहां पे अगर मैं एक ठो मान लेते एक मेटल है ना, ये मेटल का थिकनेस है कुछ, ऑलराइट, ये मेटल का कुछ थिकनेस आ गया। ओके, ये फील कर पा रहे हो ना, ये वाला इसका टॉप, ये वाला इसका टॉप है, ऊपर वाला पॉइंट है, और नीचे वाला सरफेस ये वाला है डॉटेड, ये नीचे हो गया। तो ये हमारा मेटल है। इसका अंदर में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन सब देख रहे हैं हम लोग, ये रेड रेड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, इसका सरफेस का ऊपर है। ये सब हो गया क्या, इसका सरफेस का ऊपर, और ये सरफेस का नीचे ये वाला जगह में, ये वाला जगह में कुछ और इलेक्ट्रॉन भी है। ओके, ये वाले जगह में कुछ और। अच्छा, इसको दूसरा वाला समझाते हैं, ये 3 डायमेंशन फिगर भी समझ में आ रहा है क्या, देखते हैं। नीचे में एक सरफेस है, नहीं दिखाई देगा, चलो छोड़ दो इसको। मैं दूसरा में समझा रहा हूं। मान लेते हैं ये हमारा एक तो मेटल प्लेट है, ठीक है, ये मेटल प्लेट है एक तो, ओके, ये मेटल प्लेट का सरफेस ये है, ये सरफेस के ऊपर काफी सारे इलेक्ट्रॉन होगा, फिर इसका अंदर में जो है काफी सारे पेजेस है, ये सारे पेजेस के अंदर भी, मेटल सरफेस के अंदर भी काफी सारे इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, चलो, इसका वर्क फंक्शन है, मैं पॉइंट वगैरह लेता नहीं हूं, समझाने के लिए अच्छा अच्छा वैल्यू लेता हूं। इसका वर्क फंक्शन है, मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, नहीं ज्यादा हो जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहा हूं। इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, लाइट ऑफ वेवलेंथ, सर्टेन वेवलेंथ, मतलब क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ डाल रहा हूं इसका ऊपर। उस लाइट का जो फोटॉन्स है, वो फोटॉन्स का एनर्जी जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर फोटॉन्स का एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये आके इसका ऊपर गिरेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर गिरा जो सरफेस में है, सरफेस में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था, उसके ऊपर आके गिर गया। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो मिला 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से क्या होगा, खुश हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेगा, बाहर निकल जाएगा, और बाकी जो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा, उसमें क्या होगा, उसको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो इट विल फ्लाई, यहां से निकल के चले जाएगा। अच्छा, कितना एनर्जी में निकलेगा,
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी उसका होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। आप सोचो कि मान लेते हैं ये वाला जाके ये वाला बुक का जो कि मेटल है, सोचो इसका 50 नंबर वाला पेज में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें स्ट्राइक कर गया, इसका 50 नंबर वाला पेजेस में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें स्ट्राइक कर गया, तो क्या होगा? वो 50 नंबर वाला पेजेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो घूम रहा होगा। जब इसको स्ट्राइक कर रहा होगा तो वो उसका डायरेक्शन इधर उधर कहीं पे हो सकता है, ऐसे जरूरी तो नहीं तो वहां से फट से उठेगा। तो जब वो ऐसे ऐसे मूव करते करते आया होगा, सरफेस तक पहुंचा होगा, तो उस समय तक वो कुछ एनर्जी यूज कर लिया होगा, उस समय तक वो कुछ एनर्जी यूज कर लिया होगा। इसका मतलब है कि ये मान लेते हैं ऐसा है ना, ये एक मेटल है, इसको ऐसे दिखाते हैं। अच्छा लगेगा, ये पूरा जो है मेटल का थिकनेस हो गया, है ना। लाइट यहां से आके गिर रहा है, इस मेटल का ऊपर लाइट आके ऐसे गिर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रॉन एक तो था, इस इलेक्ट्रॉन का ऊपर ये गिरा, इस इलेक्ट्रॉन का ऊपर ये गिरा, इस इलेक्ट्रॉन का ऊपर ये गिरा। इस मेटल का वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो यहां से फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी हो गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन सब निकल जाएगा विथ द एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक और एनर्जी आ रहा है, एक और फोटोन आ रहा है, यहां से एक फोटोन आ रहा है ऐसे करके, यहां पे एक तो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा, ये जो फोटोन आया ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा। अब इलेक्ट्रॉन तो नीचे है, सरफेस में नहीं है, नीचे है। तो जब नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर वो ऐसे फ्रीली तो नहीं जा पा रहा, क्योंकि इसका रास्ता में तो काफी सारे और इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, और जो आयंस होगा वो सब मिलेगा, सबको टकराएगा, टकराते हुए जाएगा। तो जो मिला होगा इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पहुंचते पहुंचते मान लेते हैं ये सरफेस तक पहुंचते पहुंचते उसके पास बचा है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, फिर भी इसके पास काफी एनर्जी है निकलने के लिए, तो ये भी निकलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से निकल जाएगा और ये भी फ्लाई कर जाएगा, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी जो है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। आई होप समझ में आ रहा सबको, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलो एक और तो आया, एक और आ गया हमारा के पास, क्या ये आके यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था उसके साथ टकराया। जब उसके साथ टकराया तो क्या होगा, इसका एनर्जी है इसको दे देगा। इसके पास था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी मिल गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी पाया। चलो अभी ऊपर बाहर निकल, क्योंकि एवरीबॉडी हैज अ टेंडेंसी टू बी फ्री, सबका टेंडेंसी रहता है फ्री होने का, तो इलेक्ट्रॉन भी चाहता है फ्री हो जाए पूरा। तो ये यहां से बाहर निकल के आएगा, यहां तक पहुंचते पहुंचते मान लेते हैं उसके पास एनर्जी बचा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये बाहर निकल पाएगा? नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकल पाया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाया तो ये जो एनर्जी है लॉस हो गया। तो यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो फोटॉन्स आया, ऐसा नहीं कि ईच ऑफ द फोटॉन्स आर गोइंग टू एमिट इलेक्ट्रॉन। जितने सारे फोटॉन्स है सारे इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सरफेस का ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सब तो एमिट हो जाएगा ये फोटॉन से, लेकिन सरफेस का नीचे जो होगा वो सब नहीं हो पाएगा, एमिट नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? एक बात तो ये पता चल गया, every photon cannot emit the electrons on which they are falling। उसके बाद और क्या हो सकता है, एक चीज और पता चला यहां पे कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है
उनका काइनेटिक एनर्जी सबका अलग अलग है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका काइनेटिक एनर्जी अलग है, यहां से जो निकला उसका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, सबके काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। तो फिर आइंस्टाइन जो बोले कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो सरफेस का ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं का होगा। सरफेस का ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं का होगा। अगर नीचे से भी कहीं पे डायरेक्ट कुछ कुछ चले आए तो अलग बात है, लेकिन जो खाली वर्क फंक्शन को यूज किया होगा, जो एनर्जी उसके ऊपर गिरा है उसमें से खाली वर्क फंक्शन को यूज किया होगा, वही इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आई हैव गिवन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी Hc by लैम्ब्डा, तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज कैसे हुआ होगा? कुछ तो वर्क फंक्शन के लिए यूज हो गया होगा, कुछ तो वर्क फंक्शन के लिए यूज हो गया होगा, बाकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में चले गया होगा। चलो उसको मैं उल्टा लिखता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी जो बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट minus 2 electron volt. But the question is, what is 4 electron volt? This is kinetic energy. खाली काइनेटिक एनर्जी का बात नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन भी तो निकल रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है, लेकिन इनका काइनेटिक एनर्जी अलग है और इसका काइनेटिक एनर्जी अलग है। सरफेस पे जो है या फिर जो एनर्जी लूज नहीं करता है कुछ, या निकलते समय खाली वर्क फंक्शन यूज करता है, उनका काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। तो Ke max इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितना एनर्जी हम दिए थे जो कि Hc by लैम्ब्डा है माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या हो गया हमारा 5। सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये फाई का वैल्यू हम थोड़ा लिखने का कोशिश करते हैं। फाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, अलग उपाय में लिखेंगे। एक बात बताओ, फाई क्या है? व्हाट इज फाई? फाई इज वर्क फंक्शन। फाई क्या है? वो वर्क फंक्शन है, ठीक है ना? तो वर्क फंक्शन क्या होता है बताओ? वर्क फंक्शन वो होता है, वर्क फंक्शन हमारा वो चीज होता है जहां से फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होता है। तो वर्क फंक्शन इज दैट एट व्हिच द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट। तो वर्क फंक्शन उस एनर्जी में होगा, या फिर हमारा जो दूसरा है स्टेटमेंट वर्क क्या नाम है उसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उस कंडीशन से हम क्या निकाल सकते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ एट व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट। मतलब वर्क फंक्शन से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम वर्क फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो वर्क फंक्शन हमारा ये हो सकता है, W इज इक्वल टू Hc बाय लैम्ब्डा नॉट या फिर H न्यू नॉट, ये हमारा W का वैल्यू हो सकता है। तो फिर यहाँ पे जो ये हम इक्वेशन लिखे थे, ये इक्वेशन में फाई का जगह वो डाल सकते हैं, W या फिर फाई दो होता है। Therefore, kinetic energy max Ke max is equal to Hc by lambda minus phi का वैल्यू Hc by lambda naught। ओके, तो योर काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, Hc कॉमन हो गया 1 by lambda minus 1 by lambda naught। ओके, this one we can write, alright। और also हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Ke max is equal to Hc by lambda होता है हमारा h न्यू
और एस सी बाई लैम्डा नॉट होगा क्या, एस न्यू नॉट, मतलब के ई मैक्स क्यू अगर हम चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या डेरिवेशन, मतलब सॉरी क्या बनाते हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये हो गया क्लियर। चलो अच्छा, अब देखते हैं वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है क्या था। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये हो गया हमारा कैथोड। ओके, यहां से हम लोग का फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां से लाइट आके गिर रहा है सुइटेबल वेवलेंथ का। ओके, तो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकल के यहां पहुंचता है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कनेक्शन दिया गया है। अच्छा मैं बता दूं कि यहाँ पे ये वेरिएबल है, मतलब इसका वोल्टेज हम लोग कम बेसी कर सकते हैं, और हम लोग वोल्टेज को नेगेटिव में भी कन्वर्ट करेंगे हम। ओके, यहाँ पे एक तो गैल्वेनोमीटर में लगा है जो कि करंट को मेजर करता है, करंट हमारा आता है माइक्रो एम्पियर में, मान लेते हैं, हो गया ना। तो ये हो गया हमारा सेटअप। अब यहाँ से लाइट आके गिर रहा है, एक यहाँ पे तो एक्चुअली विंडो भी होता है, ओके ना, एक विंडो होता है, वो विंडो ग्लास का भी हो सकता है, क्वार्ट्ज का भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम कौन सा लाइट डाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो वो लाइट आया, इसके ऊपर गिरा, यह पे एक ठो मेटल सरफेस है जो कोटेड होगा फोटोसेंसिटिव मटेरियल में, ताकि इलेक्ट्रॉन इसमें से जल्दी निकल पाए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो के, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है। ओके, दैट इज योर फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब इसमें ये जो लाइट है, जो लाइट गिर रहा है, उसका वेवलेंथ चेंज करके हम लोग देखें, उसका इंटेंसिटी चेंज करके देखें, तो उसमें ये जो करंट आया, जिसको कि हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ऐसे फ्लो कर रहा है ना करंट, ये करंट को हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये जो करंट आया, ये करंट का वेरिएशन कैसे होता है, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी और by using intensity of light. Okay, तो let us see that one, और उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, काफी और चीज हमको पता चलेगा। ग्राफ देखो क्या ग्राफ आया है, वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, ये हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ जो है ना, हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब जीरो इंटेंसिटी, मतलब लाइट दिए ही नहीं है, तो फिर फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो है। अगर लाइट कुछ दिए, अच्छा कुछ भी लाइट नहीं देंगे हम, वो लाइट देंगे जो क्या कर सकता है बताओ, फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट कर सकता है वो लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक को एमिट कर सकता है उस लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, मतलब द लाइट शुड बी ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ, मतलब वो जो लैम्बडा मैक्स हम लोग देखे थे उसमें कम वेवलेंथ का होना चाहिए, या फिर म्यू नॉट जो फ्रीक्वेंसी, ओके, न्यू मीन दिखे थे उससे ज्यादा होना चाहिए, तो जाके हमारा फोटोइलेक्ट्रिक शुरू होगा। तो इसे कुछ वेवलेंथ का मान लेते, पर्टिकुलर वेवलेंथ में ले लिया लैम्बडा इज इक्वल टू समथिंग, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ में हम क्या किए, ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग
लाइट डाल रहे इंटेंसिटी 0 का, मतलब कुछ लाइट डाले ही नहीं है तो ऑफ कोर्स 0 ही होगा। इंटेंसिटी I का डाले हैं तो हमारे लिए जो ग्राफ बनता है ऐसा, I इंटेंसिटी के लिए ग्राफ ये हो गया, मतलब ये I इंटेंसिटी हो गया, उसके लिए हमारा जो आया करंट इतना आ गया, दिस इज करंट, स्मॉल आई लिखते हैं इसको, ओके। सपोज I इंटेंसिटी करंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट हमारा जो I इंटेंसिटी का लाइट हम गिराए तो करंट आ गया क्या, स्मॉल I। अगर मैं इंटेंसिटी को डबल कर दिया ना, करंट भी डबल आ गया, मतलब 2I इंटेंसिटी का लाइट अगर मैं गिराया, मतलब 2 लाइट गिराया, एक लाइट के बजाय 2 लाइट गिराया तो करंट उतना है 2I, और इतना गिराया तो करंट 3I आया, इतना गिराया तो करंट 4I, 3I का गिराया तो 3I, 4I इंटेंसिटी का गिराया तो करंट हमारा क्या हो गया, 4I। इसका मतलब मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूं तो हमारा करंट बढ़ रहा है, और करंट कब बढ़ता है, करंट के लिए रिस्पांसिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हम इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। इफ I increase, if I increases, I बोलने से इंटेंसिटी, then number of photoelectrons, number of photoelectrons increases, ओके। I इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटली पता चला, ओके। अच्छा, हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं कि हमारा जब हम डाल देते लाइट, ओके, फोटोन का जो एनर्जी है कितना है, फोटोन एनर्जी कितना आता है, फोटोन का एनर्जी, ओके। फोटोन का एनर्जी हमारा क्या है, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ये हो गया हमारा फोटोन का एनर्जी। हम एक काम करते हैं, ये लिखते हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ओके। E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ओके। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लाइट जो एक जगह में गिरता है, किसी भी सरफेस के ऊपर जो लाइट गिरता है, उसका पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू I इंटू ए। I हो गया हमारा करंट, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटू ए, ऑलराइट, पर सेकेंड। P इज इक्वल टू I इंटू ए, क्योंकि पढ़ा होगा ना एनर्जी का बारे में, एनर्जी I हो गया हमारा इंटेंसिटी हमारा एनर्जी के साथ रिलेशन है, ऑलराइट, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ओके। वैसे करते हैं तो इंटू ए कर देंगे तो इतना पावर का लाइट गिर रहा है, ओके। तो मतलब P इज इक्वल टू I इंटू ए, P इंटू हो गया क्या, एनर्जी पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक फोटोन का एनर्जी हो गया इतना, और एक सेकेंड में इतना फोटोन आता है, तो इतना फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा, n इंटू hc बाय लैम्डा, हो गया कि नहीं। एक फोटोन का एनर्जी इतना है, एक सेकेंड में इतना फोटोन आता है, तो इतना फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा, n इंटू दिस मच पर सेकेंड है, मतलब पावर हो गया, ऑलराइट। देयरफॉर
P इज इक्वल टू n इंटू एच सी बाय लैम्डा, मतलब यहां से हम यहां तक निकाल दिए। तो P इज इक्वल टू आई इंटू ए भी हुआ और P इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा भी हुआ, मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा। Therefore I into A is equal to n into hc by lambda हो गया, जिसमें से कि n का वैल्यू कैसे मिलेगा, n is equal to, ये n यहाँ पे रह गया, I A lambda divided by hc। सो ये हमारा n के लिए फॉर्मूला आ गया। n हो गया क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स। चलो अब ये राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड देखने से हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये एच तो कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है। हम अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, कोई एक कलर का लाइट दे रहे होंगे, मान लेते रेड का दिए है, ब्लू का दिए है, ब्लैक का दिए, सॉरी रेड का दिए, ब्लू का दिए, ऑरेंज का दिए, ऐसे किसी कलर का लाइट दिए है। तो अगर उस कलर का लाइट दिया है तो उसका तो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, वो भी फिक्स्ड हो गया, और ए जिसका ऊपर गिर रहा है वो भी फिक्स्ड हो गया, मतलब ऑल दीज आर फिक्स्ड। इसका मतलब n प्रोपोर्शनल टू i हो गया। ओके, पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा n प्रोपोर्शनल टू i हो गया। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, तो फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से क्या फायदा। अगर एक मेटल सरफेस में हमारा 50 तो फोटोन गिर रहा था, उसमें से कुछ फोटोन जो है, सॉरी सारे फोटोन अपना एनर्जी दे दिया अगर स्ट्राइक करने का बाद, लेकिन 50 का 50 तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, क्योंकि सारे तो सरफेस में नहीं है ना, कुछ अंदर भी है, नीचे भी है। नीचे से जो ऊपर आता है उस समय उन लोग एनर्जी लूज कर जाते हैं तो बाहर नहीं निकल पाते। अब मान लेते हैं 50 ठो इलेक्ट्रॉन गिरा है, उसमें से हमारा 15 ठो इलेक्ट्रॉन निकला है। फोटोन जो है 50 ठो गिरा है, उसमें से 15 ठो फोटोन निकला है। तो फिर 100 गिरेगा तो और ज्यादा निकलेगा, ऑफकोर्स 200 गिरेगा तो और ज्यादा निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकला, वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने वाला है, वो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचने वाला है। इसका मतलब है कि हमारा करंट का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि पहले 15 ठो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था। 15 मतलब मैं छोटा वैल्यू बता रहा हूं, इतना कम नहीं निकलता, इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स लाख ऐसे करके निकलता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है तो उसमें से करंट फ्लो करेगा। अगर 15 निकल रहा था, जितना करंट फ्लो किया, अगर मैं इसमें से 100 100 फोटोन आके गिरेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। आई होप समझ में आ रहा है। सो दैट इज द रीजन कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो इन दैट केस उसका करंट जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब सीधी सी बात यहाँ पे हमको समझना है कि अगर वेलोसिटी हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं, इन दैट केस हमारा क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होके। चलो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है क्या, वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। चलो ये हमारा ग्राफ हो गया। इसको तो एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताना पड़ेगा। चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए I have to explain stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं जस्ट रफली वो वाला फिगर एक बार और बनाता हूं।
ओके, ये सिचुएशन था। जब हम यहाँ पे लाइट डाल रहे थे तो क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंच रहा था। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंच रहा था। अब सोचो क्या हुआ होगा। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 10 पढ़ दिया था, इसमें हम क्या 10 पढ़ दिए थे, तो ये वाला +10, ये वाला -10 ऐसे था। इलेक्ट्रॉन जो निकला था यहाँ पे पहुंच जा रहा था। ओके, हम क्या किए, ये ग्राफ से थोड़ा देखते हैं। ग्राफ ओवला भी जो ग्राफ है इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ग्राफ खाली देखते हैं। ये ग्राफ ये वाला ऐसे जैसे आया, ठीक है। इसको वहां पे ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे ड्रॉ करने से भी समझाऊंगा। ओके, ये हो गया हमारा ग्राफ। दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऊपर PEC। ओके, और ये हो गया हमारा वोल्टेज। ठीक है, अब ये सिचुएशन देखो क्या हो रहा। निकला इलेक्ट्रॉन, निकला बाहर गया, इधर गया। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ तक देखो, ये वाला जगह, यहाँ पे हम जैसे वोल्टेज थोड़ा बढ़ा दिए, करंट थोड़ा बढ़ रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो करंट बढ़ रहा है। फिर थोड़ा देर के बाद क्या हो गया कि करंट कांस्टेंट हो गया। इसका क्या मतलब, इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। लेकिन क्यों आया ऐसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर सेकंड जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था सारे को ये वोल्टेज खींच लिया। यहाँ पे पर सेकंड जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो सारे इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया। इतना वोल्टेज में, ये 10 वोल्ट ये मान लेते हैं, 10 वोल्ट में सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब अगर हम वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो क्या फायदा, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। और मान लेते हैं पर सेकंड हमारा 1000 ठो इलेक्ट्रॉन निकलता है, 10 वोल्ट में 1000 का 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो उसके लिए करंट एस्टेब्लिश हुआ है, ये करंट है कि नहीं। तो ये वोल्टेज को मैं अभी 10 वोल्ट से घटाया, 10 वोल्ट से घटाया 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट। देख रहे हैं करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। करंट इज डिक्रीजिंग, आई कैन सी हियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम 0 वोल्टेज कर लिए, यहां पे हमारा वोल्टेज 0 है, करंट 0 नहीं है। एट 0 वोल्टेज करंट इज नॉट 0, करंट यहां तक है अभी भी, वोल्टेज 0 करने का बाद भी। तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ समझो। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हुआ था, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे मान लेते हैं इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें से हमें फोटोन जो आ रहा है इसका वर्क फंक्शन इसका एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से उसका एनर्जी आ गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे आया होगा, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 0 लेस देन इक्वल टू ke लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 0 से 4 का बीच में आएगा काइनेटिक एनर्जी। किसी किसी इलेक्ट्रॉन जो नीचे से आया होगा पूरा 4 यूज कर लिया होगा, उसके पास 0 होगा, सरफेस में पहुंचने के बाद फिर बाहर निकला। ओके, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उनका काइनेटिक एनर्जी जो है वेरीज फ्रॉम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओगे सर ये तो बता रहे हो, लेकिन इसे क्या पता चला, इसे ये पता चला कि यहां का पोटेंशियल 0 होने का बावजूद भी, मतलब ये जगह में पोटेंशियल 0 होने का बावजूद भी क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच जा रहा है, उनका काइनेटिक एनर्जी इतना है कि वो लोग अपने आप पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में अगर नंबर का हिसाब से लूं, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी आता है ना इलेक्ट्रॉन सबका।
और बीच में भी है, कंटिन्यूअस है। तो जब हम जीरो पोटेंशियल दिए फिर भी 4 वाला पहुंच गया, 3 वाला पहुंच गया, 2 वाला फिर भी पहुंच गया, क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी तो है, वो लोग जाके पहुंच जा रहे हैं। हम मान लेते हैं 1 वाला नहीं पहुंचा है, ऐसे तो पहुंच जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हो पहुंचा भी नहीं है, चलो छोड़ दो, ये तीनों तो पहुंच गए, करंट तो मिलेगा ही। फिर क्या करना पड़ेगा? अब हमको क्या करना पड़ेगा? सोचो, जरा सोचो कि O इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। O इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ये वाला जगह का ना चेंज करना पड़ेगा पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है, अभी जो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो वो पोटेंशियल को हमको चेंज करना पड़ेगा। ये वाला जगह में हम माइनस करेंगे और ये वाला जगह में हम प्लस करेंगे, मतलब ऐसा, ठीक है, करेंगे। चलो अब सुनो क्या होगा। जब ये वाला माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा तो इस जगह में माइनस हो जाएगा, इस जगह में प्लस हो जाएगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ऐसे करके। और सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स गिरता है इलेक्ट्रॉन का ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में, उनका ऊपर भी फोर्स गिरा इस डायरेक्शन में। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊपर भी गिर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊपर भी गिर रहा है। मान लेते हैं फोर्स काफी नहीं है किसका, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकने के लिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकने के लिए काफी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए काफी है। इसलिए करंट क्या हो गया? आस्ते आस्ते कम हो गया। और जैसे ये नेगेटिव पोटेंशियल में बढ़ाते बढ़ाते जाता हूं, मान लेते मैं पहुंच गया -5 वोल्ट में, देख रहा हूं कि काफी है ये इसको रोकने के लिए। ये जो क्या नाम है बताओ, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहा था, उस इलेक्ट्रॉन को भी रोकने के लिए ये काफी है। तो ये जो पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल जो हम अप्लाई करते हैं एनोड का तरफ, ये तो कैथोड बोलते हैं ना, इसको एनोड बोलते हैं। तो एनोड का तरफ जो मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करता हूं, जिस नेगेटिव पोटेंशियल में मिनिमम, उसके ज्यादा होने से भी हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन मिनिमम का बात कर रहे हैं, जो मिनिमम पोटेंशियल में हम जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं एनोड का तरफ, ताकि ये इलेक्ट्रॉन सब रुक जाए और क्या फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बंद हो जाए। यहाँ पे देखो फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो चुका है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है उसको 0 कर देते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को हम लोग 0 कर देते हैं, ओके, रोक देते हैं ताकि वो वहां तक ना पहुंच पाए। क्लियर हुआ ना? चलो अब यहां पे समझते हैं ये वाला फॉर्मूला में, ये ν1 ν2 ν3, ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये ν1 ν2 ν3 तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया है। ν1 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν3, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं ν1 फ्रीक्वेंसी में एक ठो फोटोन को छोड़ा तो उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा, E = h ν1। फिर ν2 फ्रीक्वेंसी में अगर छोड़ा, E2 = h ν2, और ν3 फ्रीक्वेंसी में थोड़ा, E3 = h ν3, E3 = h ν3। तो मैं बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट में जरा देखो, ये एक्सपेरिमेंट जो है इसमें देखो क्या हो रहा है। मैं अगर कोई एक फ्रीक्वेंसी में छोड़ा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आ रहा है, उसके लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं अगर एक कोई और फ्रीक्वेंसी में छोड़ूंगा तो फिर फोटोन का एनर्जी तो चेंज होगा, क्योंकि ये जो देख रहे हो, ये h ν1 मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके लिए Ke max क्या होगा,
इसके लिए Ke max का वैल्यू हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए Ke max का वैल्यू हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ke max इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके लिए Ke max का वैल्यू हो जाएगा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ke max इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर ये वाला देख रहे हो, इसमें हमारा Ke max हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको रोकने के लिए कम देना पड़ेगा ना नेगेटिव पोटेंशियल, सो V03 हो गया ये। इसको देने के लिए हमारा क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं थोड़ा नोटेशन चेंज कर दिया हूं, यहाँ पे ये बढ़ा दिया है सबसे, न्यू वन बढ़ा दिया है, मैं यहाँ पे उल्टा लिखा हूं, थोड़ा उसको समझ जाना है। ओके, इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, और इसके लिए भी 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राफ इसीलिए ऐसा है। लेकिन यहां पे एक चीज देखो, सैचुरेशन करंट जो है ना, वो सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हुआ है, सैचुरेशन करंट का वैल्यू उतना ही है। अरे क्या समझा रहा है, सैचुरेशन करंट अगर सेम है, इससे हमको क्या पता चलता है, इसे पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला था उसका नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उतना ही निकलेगा, तो चेंज क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो फ्रीक्वेंसी डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड। तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट करता है उसको इंक्रीज कराने के लिए क्या कौन करता है काम, इंटेंसिटी। लेकिन इंटेंसिटी Ke max को नहीं बढ़ा सकता, इंटेंसिटी Ke max को बढ़ा नहीं सकता, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है Ke max को बढ़ा सकता है। तो अगर मैं इंटेंसिटी का बात करूंगा ना, तो इंटेंसिटी बढ़ाओ या घटाओ, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला है वहां पे। लेकिन जहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया और घट गया, वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा। ओके, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है। ओके, तो फिर आज का क्लास हम लोग इतना पढ़ते हैं।